नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग खिलाफत आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। खिलाफत आंदोलन वास्तव में भारतीय मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था, चलाई गई एक मुहिम थी, जिसके पीछे कई कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख कारणों की अगर हम लोग बात करें, इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला जो कारण था वो था बाल्कन युद्ध से उत्पन्न असंतोष। बाल्कन युद्ध से उत्पन्न असंतोष, जिसका परिणाम हमें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी देखने को मिला और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मंच साझा करके 19 सूत्री समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने सहायता के बदले अंग्रेजों के समक्ष दो शर्तें रखी। पहला, कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में युद्ध के दौरान अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी शर्त थी कि युद्ध के दौरान इस्लामिक इमारतों, इस्लामिक धार्मिक संस्थानों इत्यादि की अंग्रेजी सरकार रक्षा करेगी। लेकिन ना तो युद्ध के दौरान और ना युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों की किसी शर्त को माना। यह दूसरा कारण। तीसरा कारण जो था वह था, जिसने आग में घी का काम कर दिया, वह था तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकारों की समाप्ति। युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और तुर्की के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। अर्थात धार्मिक दृष्टिकोण से तुर्की के सुल्तान का कद कहीं न कहीं मुसलमान संप्रदाय में बहुत ज्यादा ऊंचा था और उसके साथ जब छेड़खानी की गई तो उसका परिणाम समस्त मुसलमान संप्रदाय में देखने को मिला। ये तीन प्रमुख कारण थे इस आंदोलन के पीछे। गांधी जी की बात अगर हम लोग करें तो गांधी जी उस समय तक एक राजनेता के रूप में एक बेहतर कंडीशन में पहुंच चुके थे। उनके तीन प्रमुख सिद्धांत थे। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत के विरुद्ध जाकर एक समाज का सृजन करना, और तीसरा जो उनके उद्देश्यों में आता है वह था महिला सशक्तिकरण, अर्थात महिला को बढ़ावा देना, महिला के अस्तित्व को बढ़ावा देना। ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे उनके, गांधी जी के। तो गांधी जी उस समय तक राष्ट्रवादी नेताओं के समूह में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुके थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि यह समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त है। उन्होंने लोगों को जागरूक करना आरंभ कर दिया। लोगों को जागरूक करना आरंभ कर दिया। उनके प्रयासों का परिणाम था कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्णय ले लिया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया। अगर अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशनों की बात करें तो 2 बार इसका आयोजन किया गया था। पहली बार दिल्ली में, दूसरी बार इलाहाबाद में। तो दिल्ली वाले अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि मुसलमान भी जानते थे कि कहीं न कहीं गांधी जी के साथ हिंदुओं का एक बड़ा समूह चल रहा है और मुसलमानों में भी उनकी पैठ बन चुकी है। तो अगर हम लोग गांधी जी को अपना इस मामले में नेता चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन के सफल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस उद्देश्य से अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। महात्मा गांधी जी ने
इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए असहयोग या बहिष्कार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि इस दिल्ली अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, गांधी जी ने बस रखा था। और गांधी जी ने इस प्रस्ताव के रखने के साथ साथ कुछ बातें कही थी कि इस प्रस्ताव के अतिरिक्त हम लोग एक बार और प्रयास करेंगे, वायसराय से मिलकर बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। ये गांधी जी का विचार था जिसको सर्वसम्मति से माना गया। इसके परिप्रेक्ष्य में पहली बार अंसारी के नेतृत्व में, डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को वायसराय के पास भेजा गया, लेकिन इस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। गांधी जी ने दोबारा प्रयास किया। इस बार अली बंधुओं के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल वायसराय के पास भेजा। इस बार गांधी जी खुद भी गए थे साथ में, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। इसके बाद जून 1920 ईस्वी में, ये सितंबर 1919 के अधिवेशन के दरमियान की बातें थी। इसके बाद इलाहाबाद में जून 1920 में दूसरा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पहले अधिवेशन में जो गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकार कर लिया गया। असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इस प्रस्ताव के स्वीकार करने के पीछे बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं का हाथ था, जैसे अली बंधु, डॉक्टर अंसारी, अबुल कलाम आजाद। इन जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं का सबसे बड़ा हाथ था इस असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार करवाने में, पारित करवाने में। बहरहाल ये प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, या असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग करने के आंदोलन की शुरुआत हुई। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत हुई। अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। गांधी जी चाह रहे थे कि इस खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिले। हालांकि इस आंदोलन में कांग्रेसी नेता भी थे गांधी जी के पीछे पीछे, लेकिन गांधी जी चाह रहे थे कि कांग्रेस का ऑफिशियल सपोर्ट इस आंदोलन को मिले, जिससे यह आंदोलन और ताकतवर हो सकेगा। वहीं से शुरू होती है असहयोग आंदोलन की शुरुआत।
वहीं से शुरू होती है असहयोग आंदोलन की बात, वहीं से शुरू होती है असहयोग आंदोलन की प्रक्रियाओं की शुरुआत। तो वह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और फिलहाल खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा था, विभिन्न परिस्थितियों में बाद में असहयोग आंदोलन ने भी इसको समर्थन दिया और यह तब तक चलता रहा जब तक चौरी चौरा का कांड नहीं हो गया, चौरा चौरी कांड। अर्थात असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो खिलाफत आंदोलन भी कहीं ना कहीं प्रभावहीन हो गया। और उसके बाद, क्योंकि प्रभावहीन होने के कारण थे, पहला कि सरकार बदली तुर्की में और पुरानी सारी परंपराओं को उस नई सरकार ने समाप्त कर दिया। दूसरी बात कि भारत में चल रहा था तो मेन मुद्दा तो वहीं समाप्त हो गया। दूसरी बात कि असहयोग आंदोलन का इसको सहयोग मिला था, तो असहयोग आंदोलन तो चौरा चौरी कांड के बाद कहीं ना कहीं गांधी जी के निर्देश पर बंद कर दिया गया था। तो देश के अंदर आपसी मतभेद और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति असंतोष का एक नया दौर आरंभ हो गया। अगले अध्याय में उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।